सो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज से जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सेबी टेक ओवर कोड की। सेबी टेक ओवर कोड एक चैप्टर है जो कि कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ सब्जेक्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल टू में दिया गया है। तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये इस पूरा चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आखिरकार सेबी टेक ओवर कोड रिलेट किस सिनेरियोज से करता है, कौन सा एक्ट है जो कि इसके अंदर आता है, कौन से एक्ट के तहत सारा टेक ओवर वगैरह रेगुलेशन जो है वो रेगुलेट होता है। तो बने रहें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। For better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic wise. तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हेडिंग में लिख दिया है सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। जो सेबी टेक ओवर कोड है वो इसी एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है। ये जो रेगुलेशन दिया गया है, सेबी एक्ट कह दिया मैंने, सॉरी, रेगुलेशन जो दिया गया है सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, इसी के थ्रू सारा का सारा टेक ओवर सिनेरियोज जो है वो रेगुलेट होता है। तो मैं आपको जो यहाँ पे बोल रहा हूँ टेक ओवर रेगुलेशन, सॉरी टेक ओवर सिनेरियोज, वो क्या टेक ओवर सिनेरियोज और किसका टेक ओवर सिनेरियोज, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सब्सटैंशियल जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन में, इस पूरे रेगुलेशन के नाम में ये वर्ड जो दिया गया है सब्सटैंशियल, उसका मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट। और एक्विजिशन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग, कोई चीज को एक्वायर करना, ऑब्टेन करना, खरीद लेना, उसको हम लोग एक्विजिशन कहते हैं। सेबी का मतलब आप लोग सबको जानते होंगे, आई होप ये इस बात से मैं क्लियर हूं कि आप लोग सबको सेबी के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के बारे में सोचा करती है, सारा का सारा जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करती है, यही है सेबी। ओके, अब एक्विजिशन तो हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोई ना कोई सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कुछ खरीद रहा है, लेकिन क्या खरीद रहा है? शेयर्स को खरीद ले रहा है। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स, लार्ज अमाउंट में शेयर्स को खरीद ले रहा है, और उससे हो क्या जा रहा है जानते हो? टेक ओवर हो जा रहा है। और उसी के बारे में, उसी सिनेरियो के बारे में सारा का सारा रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। ये रेगुलेशन 2011 जो है, सारा का सारा रेगुलेशन उसी सिनेरियो के रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है। ये यहाँ आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जब शेयर्स को सब्सटैंशियली एक्वायर करने से एक कंपनी का टेक ओवर हो जाता है, मतलब एक कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर्स को किसी ने सब्सटैंशियली, मतलब ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में एक्वायर कर लिया है, और उसके वजह से हो क्या गया कि वो जो कंपनी है उसका मालिकाना हक, जिस कंपनी का शेयर को एक्वायर किया गया है, उसका मालिकाना हक किसी और के पास चला गया। तो वी आर गोइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस सिनेरियो, और इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे आपको यहाँ तक पहले बढ़ा दूं, मैं बता दूं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा नहीं है, वो भी आपको बता देता हूँ। हम लोग दो चीजों के बारे में, दो पर्सन्स के बारे में कह लो, अगर पर्सन का हो तो भी चलेगा, दो पर्टिकुलर चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे पार्टीज यहाँ पे दो होने वाले हैं। एक पार्टी रहेगा एक्वायरर, जो कि आप कह सकते हैं पर्सन और कंपनी एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा टारगेट कंपनी।
जो कि है कंपनी हु शेयर्स आर बीइंग टारगेटेड टू एक्वायर। एक्वायरर जो कि किसी कंपनी को टारगेट करके उसके शेयर्स को सब्सटैंशियल अमाउंट में परचेज कर रहा है, वो एक्वायरर कहलाएगा। और टारगेट कंपनी वो कहलाएगा जिसके शेयर्स को स्टॉक मार्केट में खरीदा जा रहा है, वो भी सब्सटैंशियली, ताकि उसका मालिकाना हक किसी और के पास चला जाए। तो उस कंपनी को टारगेट कंपनी कहते हैं। ठीक है। अब जब जब भी मैं एक्वायरर और टारगेट कंपनी वर्ड का यूज करूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन सा कंपनी होता है? जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं कहाँ पे? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। और ये जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेल परचेज होता है या सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, मतलब आफ्टर फर्स्ट हैंड सेल परचेज होता है। आफ्टर फर्स्ट हैंड सेल परचेज होता है। कहने का मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी ने शेयर इशू किया किसी शेयर होल्डर को, किसी भी इन्वेस्टर को, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम जिसने शेयर को होल्ड करके रखा था, जो इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर अब चाह रहा है कि उसमें अपने शेयर्स को बेच दूं, तो वो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स को बेचने के लिए। कहने का मतलब किसी स्टॉक एक्सचेंज में जहां पे उस कंपनी का शेयर्स लिस्टेड होगा। तो लिस्टेड कंपनी उसे ही कहते हैं जिसका शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में भी, एनएसई, बीएसई और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, वहां पे लिस्टेड है। कंपनी इज नॉट अवेयर दैट देयर इज अ चेंज इन ओनरशिप ऑफ शेयर्स। कंपनी को पता भी नहीं चलेगा कि उसका जो शेयर्स है उसके ओनरशिप में कोई चेंज आया है, अनलेस द स्टॉक मार्केट, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जब तक इन्फॉर्म नहीं करता है कंपनी को, अनलेस द स्टॉक मार्केट इन्फॉर्म्स द कंपनी, इंटीमेशन टू कंपनी इज गिवन बट आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड। मतलब इंटीमेशन तो हालांकि दिया जाता है कंपनी को कि हाँ तुम्हारा अभी का देखो, जो शेयर्स का जो होल्डर है वो ये लोग हैं, पूरा का पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। लेकिन वो भी ट्रांजेक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद, हो सकता है मंथली देता होगा वो पूरा का पूरा लिस्ट, या फिर क्वार्टरली देता होगा, इसके बारे में आगे और पढ़ने से पता चलेगा। लेकिन तभी दिया जाता है जबकि जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सपोज करो कि कोई इंसान आया और बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स किसी टारगेट कंपनी का खरीद लिया स्टॉक मार्केट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो कंपनी को तो पता नहीं चलेगा कि मेरे शेयर्स को का होल्डर अभी कोई और हो चुका है। जब फिर स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा लिस्ट भेजेगा कि तुम्हारे इन इन शेयर्स का मालिक ये है, तब फिर कंपनी को पता चलेगा कि अरे यार, मेरे कंपनी में तो 51% से ज़्यादा शेयर्स, या फिर कोई एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स, बहुत लार्ज अमाउंट का शेयर जो है वो किसी कंपनी ने खरीद लिया या किसी इंसान ने खरीद लिया। और उससे हुआ क्या कि जो मालिकाना हक है कंपनी का, या मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का, वो उस इंसान के पास चला गया। कहने का मतलब वो एक तरह से कंपनी का मालिक बन गया। तो ऐसा सिचुएशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसा कितना सारा सिचुएशन हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे दो सिचुएशंस हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ कि देयर कैन बी टू सिचुएशंस इन सच काइंड ऑफ टर्नओवर, इस टेक ओवर, सॉरी। इस तरह के टेक ओवर में दो सिचुएशन हो सकता है। क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है? कोई राइवल कंपनी आया और स्टॉक एक्सचेंज से टारगेट कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, वो भी सब्सटैंशियली, बहुत लार्ज क्वांटिटी में। कोई राइवल कंपनी आकर स्टॉक एक्सचेंज से टारगेट कंपनी का बहुत ही ज़्यादा शेयर्स को परचेज कर लिया। एक तो ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि कंपनी का जो, मतलब टारगेट कंपनी का जो प्रमोटर है, वो खुद एग्जिट करना चाहता है। वो उसका मूड चेंज हो गया है, अब वो दीन दुनिया से मतलब नहीं रखना चाहता, वो संन्यास लेना चाहता है। ठीक है। तो वो एग्जिट करना चाहता है खुद अपने प्रमोटरशिप से कि मैं अब इस कंपनी का मालिक नहीं रहना चाहता, प्रमोटर नहीं रहना चाहता। सो आई एम सेलिंग my own portion of shares which I am holding in the company, selling his own shares
विलिंगली वो खुद से अपने शेयर्स को बेच दे रहा है किसी और इंसान को या किसी और कंपनी को, तो ये एक सिचुएशन हो सकता है। तो इन दोनों सिचुएशंस के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं आप सिचुएशन नंबर 1 में, पहला सिचुएशन में। तो पहला सिचुएशन ये है कि कोई राइवल कंपनी आया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास और टारगेट कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा है रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, टारगेट कंपनी यही है। 50% से ज्यादा शेयर्स रिलायंस लिमिटेड का किसी ने खरीद लिया, जो राइवल कंपनी था रिलायंस का, ठीक है, मतलब वो ओनर बनना चाहता है अब रिलायंस का। ये जो कंपनी है वो रिलायंस का ओनर बनना चाहती है, तो वो गई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में और 50% से ज्यादा शेयर्स जो है रिलायंस के उसने खरीद डाले। नाउ अब हुआ क्या, उससे ओनरशिप चेंज हो गया और मैनेजमेंट चेंज हो गया कंपनी का। अब कंपनी का मालिक कौन हो गया? राइवल कंपनी, ठीक है। लेकिन लेकिन हुआ क्या था, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टेड देयर मनी बिकॉज ऑफ दैट ओनरशिप, है ना, कि उसका पैसा सुरक्षित हाथों में रहेगा। किसके ओनरशिप में? जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाया होगा पहले रिलायंस में, आम जनता के, आम इन्वेस्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो किस भरोसे पे पैसा लगाया होगा? इस भरोसे पे कि जो मुकेश अंबानी है वो रिलायंस का प्रमोटर है। प्रोमोटर मैटर्स और नॉट डजंट मैटर, प्रमोटर डज मैटर, क्योंकि उसी को देखकर जब प्रोस्पेक्टस निकलता है कंपनी का, तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि ये दिस इज द ही इज द डायरेक्ट सो एंड सो इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सो एंड सो दीज आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट में कौन है, क्या उसके क्वालिफिकेशंस हैं, और मुकेश अंबानी रिलायंस लिमिटेड के प्रमोटर हैं। ये बात सबको पता थी, इसीलिए सारे इन्वेस्टर्स ने उन पे भरोसा करके कि मुकेश अंबानी अगर रहेंगे तो उन कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, हमारा पैसा कभी डूब नहीं सकता, अच्छे हाथों में, सुरक्षित हाथों में हमारा पैसा है। तो उन पे भरोसा करके, प्रमोटर पे भरोसा करके इन्वेस्टर्स ने, आम इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था, है ना। तो अगर ऐसा है तो ये तो इन्वेस्टर्स के साथ धोखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शेयर होल्डर्स invested their money because of the promoters of Reliance Limited, that is Mukesh अंबानी। अब अचानक से क्या हुआ कि ओनरशिप ही चेंज हो गया। शेयर होल्डर्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, और शेयर होल्डर्स को पता भी नहीं है कि आखिरकार वो राइवल कंपनी कैसा है, ठीक है, नहीं है, या फिर जो भी है, ठीक है चाहे नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने उन पे भरोसा करके पैसा नहीं लगाया था। जो राइवल कंपनी है उस पे उसके बारे में सोचा भी नहीं था शेयर होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने मुकेश अंबानी पर भरोसा करके पैसा लगाया था। अब अचानक से ओनरशिप चेंज हो गई and shareholders don't know anything about them। शेयर होल्डर्स को इनके बारे में कुछ नहीं पता, और पता भी है तो क्यों कोई आएगा कहीं से और हमारे कंपनी में, जिस कंपनी का शेयर होल्डर मैं हूं, उसमें आके कोई भी ऐरा गैरा आके उसका मालिक बन जाए, और मैं अपने शेयर्स को मैं तो सिक्योर महसूस नहीं करूंगा ना, कि कौन ना कौन आदमी आ गया है, मालिक बन गया है, और पता नहीं कंपनी को किस डायरेक्शन में आगे ले जाएगा।
रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। इन्वेस्टर्स ये सब सब चीज़ों पे गौर करते हैं। दैट इज वाई दैट इज वाई सेबी बोला, क्या बोला सेबी? हम लोग किसी को भी इतना सारा शेयर्स एक्वायर करने नहीं देंगे। सेबी said कि will not allow anybody to acquire so much amount of shares, so much substantial amount of shares, unless the acquirer performs certain formalities। इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें चैप्टर के अंदर जब हम घुसेंगे, चैप्टर को, अभी तो हम चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ओके। जब चैप्टर के अंदर हम लोग जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं जो कि इन्वेस्टर्स को जो कि एक्वायरर को फुलफिल करनी पड़ती हैं as per SEBI guidelines and as per SEBI substantial acquisition shares and turnover acquisition of shares and turnover regulation 2011। उसके हिसाब से क्या क्या फॉर्मेलिटीज वगैरह जो है उसको फुलफिल करना पड़ता है। यहां तक था सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 जिसमें कि राइवल कंपनी आई, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से 50% से ज़्यादा शेयर्स टारगेट कंपनी का खरीद लिया गया और ओनरशिप चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, और जो इन्वेस्टर्स थे वो लोग परेशान हो गए कि मुकेश, जो पुराना जो प्रोमोटर था, इन आवर केस मुकेश अंबानी, वो कहाँ चला गया, वो बहती हवा सा था, वो उड़ती पतंग सा था वो, और वो कहाँ कहाँ गया, उसे ढूंढो। वो परेशान हो गए। अब अचानक से ओनरशिप चेंज हो गई तो परेशान होना ही है ना, क्योंकि उनका पैसा उस कंपनी में लगाया हुआ है। दैट इज वाई, इसलिए सेबी बोलता है कि नहीं, मैं अपने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उनके हितों के बारे में सोचूंगा। सेबी ये बोलता है, हीरो बन के सेबी आता है उस जगह पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, कि हम लोग किसी को भी इतना सारा शेयर्स एक्वायर करने नहीं देंगे जब तक कि जो एक्वायरर है वो कुछ कुछ सर्टेन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल ना करे, जो कि हमारे सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड टर्नओवर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टर्नओवर रेगुलेशन 2011 में दिया गया है। उन सब सर्टेन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग सिचुएशन नंबर 2 के बारे में देखते हैं।